वक्फ बिल को लेकर अब उन पार्टियों का विरोध भी सामने आ रहा है जिन पार्टियों ने किसी वक्त में भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुलकर समर्थन किया। लोकसभा चुनाव की ही बात है दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए ना। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने जिस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर बीजेपी के हर रणनीति को माना था, उनकी तारीफ की थी, अब वही पशुपति पारस अपने स्टैंड से इस कदर पलट गए हैं कि बीजेपी के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार है और अपने भतीजे चिराग पासवान को तो वो पानी पी पी कर कोस ही रहे हैं। बिहार में चल क्या रहा है, खासकर चिराग पासवान के लिए क्यों मुश्किलें बढ़ने वाली है, बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, चिराग पासवान लोजपा के फिलहाल अध्यक्ष और प्रमुख हैं। जाहिर तौर पर अपने व्यक्तिगत पारिवारिक मामले को लेकर भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उनके चाचा पशुपति पारस किसी वक्त में रामविलास पासवान की पार्टी का ही नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं के साथ थे। लेकिन जब स्वर्गीय रामविलास पासवान का निधन हुआ, उसके बाद से ही पार्टी में मतभेद शुरू हो गए और फिर पार्टी दो हिस्सों में बंट गई, जिसमें चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया कि नहीं हमारी पार्टी है, पशुपति पारस ने दावा ठोक दिया नहीं हमारी पार्टी है। अंत में पशुपति पारस अलग हो गए और उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा को जो है खड़ा किया और उसकी खोज की। अब रालोजपा जो है वो पशुपति पारस की पार्टी है और लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, वो चिराग पासवान की पार्टी है। फिलहाल जिस तरीके के तेवर पशुपति पारस के नजर आ रहे हैं दोस्तों, वो चिराग पासवान के लिए मुश्किलों से कम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल चिराग पासवान के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो वो पशुपति पारस है। क्योंकि चुनाव में अगर वो खड़े होते हैं तो जाहिर तौर पर जब चुनाव लड़ने की बारी आती है दोस्तों, तो राजनीति से लेकर पारिवारिक तक सारे गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर ये गड़े मुर्दे उखड़े तो ये बहस जाएगी परिवार तक और फिर छीछा लेदर होगी चिराग पासवान की। हालांकि चिराग पासवान देखिए साफ साफ कह रहे कि मैं परिवार को बीच में नहीं लाना चाहता, मैं किसी भी पारिवारिक मुद्दे को चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता, बहस नहीं बनाना चाहता। मगर पशुपति पारस के जो तेवर हैं, जो नजर आ रहे हैं दोस्तों, वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले कहा जा रहा था कि पशुपति पारस जो है शायद हो सकता है कि बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ ही रहे। मगर लोकसभा चुनाव के बाद जब तक नतीजे सामने नहीं आए थे, नतीजे सामने आने के बाद सीटें कुछ मांगी गई और वो सीटें जो है नहीं दी गई। जो मंत्री पद मांगा गया वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से रालोजपा यानी पशुपति पारस नाराज हो गए बीजेपी से और नाराजगी इस कदर बढ़ी कि एनडीए का साथ छोड़ दिया। कुछ समय तक एनडीए के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिलहाल तेवर इस कदर बगावती नजर आ रहे हैं कि एनडीए के खिलाफ से लेकर चिराग पासवान के यानी भतीजे के खिलाफ तक बिल्कुल तीखे बोल जो है वो पशुपति पारस के मुंह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उन सब पर चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद आरजेडी के साथ जाकर वो मिल सकते हैं। लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात की संभावना जताई जा रही थी। लालू प्रसाद यादव से मिलने की कोशिश उन्होंने कई बार की, लेकिन बात जो है वो बनी नहीं। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि पशुपति पारस अकेले ही इस चुनावी अखाड़े में उतरेंगे और अपने ही भतीजे के लिए चुनौती बनते हुए नजर आएंगे। मैं बिना देर के आपके स्क्रीन पर ये जो खबर है ये दिखा रही हूँ और ये अपने आप में बड़ी खबर हो सकती है दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। देखिए, अगर बात की जाए इस खबर की तो लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस ने बहुत समर्थन किया था एनडीए का, लेकिन बाद में क्या हुआ ये सब जानते हैं। ऐसे में पशुपति पारस ने ये कहा है, ऐलान किया है एक कार्यक्रम में, जमुई में पार्टी का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि जितनी भी बिहार की विधानसभा सीटें हैं, 243 विधानसभा सीटें, उन तमाम 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी हमारी तरफ से की जा रही है और इंटरनल सर्वे भी पशुपति पारस ने करवा लिया है। चिराग पासवान पर पशुपति पारस हमलावर नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी हमलावर नजर आए। वक्फ कानून में जो संशोधन किया गया है, जो बदलाव किए गए हैं, उसका भी विरोध
पशुपति पारस ने कर दिया है। पशुपति पारस बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर नजर आए दोस्तों, और साथ ही चिराग पासवान पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए ये कहा कि चिराग पासवान फिल्मी हीरो की तरह है, जो पर्दे पर कुछ और है और पर्दे के पीछे कुछ और है। अब वो किस तरफ इशारा कर रहे थे ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर पारिवारिक विवाद बहुत बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पारिवारिक विवाद पर पशुपति पारस ने कहा कि राज को राज ही रहने देना चाहिए। राजमाता जिनको वो कहते हैं, चिराग पासवान जिनको राजमाता कहते हैं, उन्हें रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को देखने क्यों नहीं दिया गया? पारस ने कहा था चिराग पासवान से पूछना चाहिए कि वो जब बड़ी मां राजकुमारी देवी से भेंट करने आए तो उनको इलाज के लिए क्यों नहीं पटना या दिल्ली ले गए? क्या चिराग पासवान अपनी मां का सही से इलाज नहीं करा सकते? वक्फ कानून में बदलाव जो हुआ है उस पर भी विरोध जताया उन्होंने। कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को 400 सीटें मिल जाती तो वो संविधान बदल देते। अब वो बहुमत में नहीं है तो देश में उन्माद फैलाने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम जो है वो लाया गया है। उनकी पार्टी शुरू से ही वक्फ कानून में बदलावों का विरोध करती रही है, ऐसा पशुपति पारस ने कहा। और वो देखिए खुलकर ये कह रहे हैं कि भाई जो फैसला लिया गया है मोदी सरकार द्वारा, जानबूझकर देश भर में उन्माद फैलाने के लिए लिया गया है, बहस को बढ़ाने के लिए लिया गया है, माहौल खराब करने के लिए लिया गया है। अचानक से तेवर जो है पशुपति पारस के बदल चुके हैं, मगर ये तेवर बदलना भी कितना घातक हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी के लिए, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि जब एक ही पार्टी दो भागों में बंटती है तो उसके वोटर्स भी बंटते हैं। क्योंकि अभी तक दो चेहरों के वोटर्स जो हैं वो एक ही पार्टी को वोट दे रहे थे, लेकिन अब क्योंकि दो धड़ों में पार्टी बंट चुकी है तो वोटर्स भी तितर बितर हो चुके हैं। पशुपति पारस का एक अलग वोट बैंक, चिराग पासवान का एक अलग वोट बैंक। जिनको ये लगता है कि पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ी वो चिराग पासवान के साथ जाएंगे। जिनको ये लगता है पशुपति पारस जो कह रहे हैं वो सही है, चिराग पासवान गलत है, वो पशुपति पारस के साथ जाएंगे। तो ऐसे में एक ही पार्टी का वोट बैंक जो है वो बट जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है और कितना नहीं, साथ ही एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही दोस्तों। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।